नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अतुल विनोद पाठक। मित्रों, आज हमारे शो को ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह। 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव, 5 से ज़्यादा विधानसभा स्पीकर्स के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, केंद्र सरकार में सेवाएं दे चुके, भारत की संसद से मध्य प्रदेश की विधानसभा का सफ़र, प्रमुख सचिव तक का सफ़र और साथ में विधानमंडल को लेकर एक बहुत ही खास किताब के लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अवधेश प्रताप सिंह। बहुत धन्यवाद मातनी। सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने एक बहुत ही लंबा संसदीय सफ़र देखा, संसद में सेवा से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा तक आमद, और यहाँ आए तो यहीं के बनकर रह गए और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव के तौर पर भी आपने एक लंबा कार्यकाल पूरा किया। तो इस पूरे सफ़र को लेकर अब तक के अनुभव का निचोड़ क्या निकालते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा है कि चूंकि संसदीय सेवा या विधायिका की सेवा अन्य सेवाओं से बिल्कुल भिन्न होती है और यही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें जनता सीधे चुन करके प्रतिनिधि भेजती है और उन प्रतिनिधिगण को, जैसे विधायिका के जो हमारे विधानसभा के सदस्य विधायक कहते हैं आप, उनको सहयोग के लिए, क्योंकि वो जनसेवक हैं और हम लोग भी लोक सेवक हैं, लेकिन बाकी जगह तो दूसरे प्रकार की सेवा होती है, लेकिन विधानसभा या विधायिका में जो व्यक्ति काम करता है उसका सहयोग सीधा जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधियों को सहयोग करने का होता है। यानी आप इनडायरेक्ट रूप में सीधे आप जनता की सेवा से जुड़े हुए होते हैं। तो एक विशिष्ट तरह का वर्क इसमें होता है। फिर डीलिंग भी इसमें एक अलग तरीके की होती है, क्योंकि और जगह तो आप जनता से पब्लिक डीलिंग जिसको आप कहते हैं वो है, यहाँ विशिष्ट लोगों से, वीआईपी लोगों कह लें आप या जनप्रतिनिधि कह लें, उनसे डीलिंग होती है। क्योंकि आज वो मान लीजिए सत्ता पक्ष में हैं, मंत्री हैं, कल को प्रतिपक्ष में चले गए लेकिन पूर्व मंत्री हैं, लेकिन उनके दोनों के व्यवहार में अंतर बिल्कुल नहीं पड़ता है। वो हमें ये देखना पड़ता है किस तरह से उतना ही उनका सम्मान बरकरार रहे, जो चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो। तो इस तरह से जो है ये विशिष्ट स्थान है। और मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने संसद की सेवा शुरू की थी तो जब वहाँ के लोकसभा और राज्यसभा के सदन दिखाने के लिए वहाँ के सेक्रेटरी जनरल और दूसरे अधिकारी हम लोग के बैच को ले गए थे, तो उन्होंने उल्लेख किया था कि ये वो विशिष्ट जगह है जहाँ संसद लगती थी, जहाँ आप इतिहास बनता हुआ देखोगे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे केंद्र में संसद में भी देखने का मिला इतिहास बनते हुए, और अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी देखने को मिला। तो इसलिए ये विशिष्ट स्थान है और मेरा प्रयास ये रहा कि यहाँ की गरिमा को और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसको बरकरार रखते हुए और सदन की कार्रवाई में जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उसका प्रयास किया है। बिल्कुल। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो एक हेजिटेशन था। एक विराट व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में इंट्रोड्यूस करना बहुत कठिन होता है, और आपका व्यक्तित्व कुछ उसी तरह का है। विधानसभा में प्रमुख सचिव का पद, स्पीकर तो आते हैं, सत्ता बदलती है, सरकार बदलती, चले जाते हैं, लेकिन आपका पद एक ऐसा पद जिसमें सियासतदान आपके सामने बैठे हुए हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच का विवाद है, हंगामे भी हैं, और उन सब के बीच में संतुलन बनाते हुए स्पीकर को सही सलाह देना और संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं का पालन करना, खासतौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा जहां पर संसदीय परिपाटी का एक बहुत बड़ा समृद्ध माहौल रहा है। तो उसमें मध्य प्रदेश विधानसभा को आप किस रूप में आप देखते हैं, और अभी तक का जो आपने सफ़र 1993 से दिग्विजय सिंह के शासनकाल से शुरू किया और लगातार 7 मुख्यमंत्रियों को आपने देखा, और प्रमुख सचिव के तौर पर भी आपने 3 मुख्यमंत्रियों को देखा। देखिए, आपने सही कहा, ऐसा कोई बहुत विराट व्यक्तित्व नहीं है, मैं भी आप सभी के बीच में से ही हूँ, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन विधायिका का जो कार्य होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो निश्चित तौर पर चूंकि जो भी दल आता है उसकी एक अपनी नीतियाँ होती हैं, अपने कार्यक्रम होते हैं, उस दृष्टि से वो अपनी कार्य प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। फिर परिवर्तन होता है तो दूसरे जो है दल के जो सदन के नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर उनकी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन विधायिका के जो लोग हैं या हमारा जहां दायित्व रहता है, हमारा दायित्व यही रहता है कि उनके जनहित के जो कार्य हैं, लोक महत्व के जो कार्य हैं, उनमें उनको सहयोग प्रदान करना।
और साथ ही साथ सदन के व्यवस्थित संचालन में, विधानसभा की कार्यवाही बैठकों के व्यवस्थित संचालन में आसंदी यानी माननीय अध्यक्ष को सहयोग देना, साथ ही साथ दोनों पक्षों के सदस्यों को भी समय समय पर वहाँ सहयोग प्रदान करना होता है। तो अलर्ट रह करके और नियम प्रक्रिया की आपको अद्यतन जानकारी के साथ फिर आपको अगर दूसरी आपने जैसे मान लीजिए संसद में क्या प्रक्रिया है उसके अनुभव के साथ यदि आप वहाँ बैठते हैं तो एक आपका आत्मविश्वास भी बना रहता है और त्वरित आप किसी भी मुद्दे पर कोई आवश्यकता पड़ती तो वहाँ आप सहयोग भी कर सकते हैं। और सदन में कई बार जैसा आपने कहा कि चूँकि यहाँ की परंपराएं निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रही हैं, चर्चाएं बड़ी गंभीरता के साथ हुई हैं और जनहित के विषय और विभिन्न विषयों पर बड़ी दीर्घकालीन चर्चाएं होती रही हैं, चाहे बजट सत्र हो चाहे दूसरे सत्र हो। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है जिसमें कि पक्ष और प्रतिपक्ष में सहमति नहीं बन पाती है, या यूं कहें कि प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहता है और सत्ता पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, और कई बार जो है डेडलॉक की स्थिति या शोर शराबे की स्थिति या व्यवधान की स्थिति निर्मित होती है। उस समय भूमिका थोड़ी भिन्न हो जाती है। उस समय हमें तुरंत देखना पड़ता है कि भाई ये नियम प्रकार के हिसाब से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, दोनों तरफ के पक्षों की मुख्य बात वो भी आ जाए और कार्रवाई भी सुचारू रूप से संचालित रह सके। तो स्वाभाविक है अध्यक्ष जी की नज़र मेरी तरफ रहती है कि ये क्या हमको सुझाव देने वाले हैं या कोई नियम का हमको हवाला देने वाले हैं। तो वहाँ त्वरित रूप से भले कितना ही हंगामा हो रहा हो, लेकिन मुझे संतुलन बना करके अपनी कार्रवाई को, अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन करना होता है। तो वो संतुलन एक भाग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं अभी एक वाकया मुझे इससे याद आ रहा है कि पिछली विधानसभा का बजट सत्र था और एक किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, शायद कुपोषण का विषय था। दोनों तरफ से बहुत ही गंभीरता के साथ और अपनी अपनी तार्किक ढंग से बात रख रहे थे, और कई बार थोड़ी थोड़ी शोर शराबे की उत्तेजना की स्थिति बनी जाती है तो एक दूसरे की बात काटने की बात कर रहे थे। इसी बीच में जो संसदीय कार्य मंत्री जी थे वो एक अपनी हमारी जो नियमावली की किताब है, विधानसभा प्रक्रिया नियमावली, जिसके हिसाब से कार्रवाई चलती है, उसका कोई हवाला वो दे रहे थे कि भाई इस नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष के लोग ये बात नहीं उठा सकते हैं। और इसी बीच में चूंकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे उस समय, एक हमारे यहाँ का कर्मी वहाँ से निकल रहा था, तो वो संसदीय कार्य मंत्री जी को नेता प्रतिपक्ष दिख नहीं रहे थे क्योंकि उनकी चेयर स्पीकर की दाईं तरफ थी और नेता प्रतिपक्ष बाईं तरफ बैठते हैं और बीच में मेरी टेबल रहती है। तो उन्होंने उस किताब को हाथ में लेके पढ़ते हुए उनको उसको ऐसे करने के लिए जो कर्मी था उसकी तरफ इशारा किया और छूट करके वो किताब नेता प्रतिपक्ष की सीट के सामने गिरी। अब जब वो किताब वहाँ गिरी नियम की, तो प्रतिपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष की तरफ किताब उछाल फेंकी और हंगामा हो गया कि भाई ये तो बहुत असंसदीय आचरण है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम चीज़ें। तो 2-5 मिनट हमने, अध्यक्ष जी ने भी समझाइश दी कि भाई आप अपनी सीट पर बात करिए, हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, अगर है तो वो अपना खेद व्यक्त करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन प्रतिपक्ष को सुनना नहीं था, तो काफ़ी हंगामा हुआ। तो फिर हमने सुझाव दिया कि 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर दीजिए और फिर सदन आपके कक्ष में इन दोनों पक्षों से चर्चा करते हैं। तो वही उन्होंने स्थगित की। फिर वहाँ गए, वहाँ चर्चाएं की कि भाई ये है। तो उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य कोई फेंकने का नहीं था, लेकिन मैं ऐसा उसको हटा रहा था तो वो छूट के चली गई, लेकिन फिर भी हमारा अनजाने में भी वो हुआ है, तो मैं उसके लिए वहाँ क्षमा या खेद व्यक्त कर दूंगा। इतनी बात वहाँ हो गई, कुछ चलने लगे। लेकिन कुछ सदस्य उसी में से फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी, इनका तो आज के लिए निलंबन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके फिर कार्रवाई शुरू हो गई। शुरू हो गई तो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने फिर वो शुरू किया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने खेद व्यक्त करने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पर्याप्त नहीं है और बहुत ही गंभीर वो है, ऐसा है, तो इसके लिए तो और उनके सदन की कार्रवाई से ही उनको पूरे निलंबित होना चाहिए, ऐसा होना ही था करके काफ़ी समझाइश अध्यक्ष जी ने दी कि भाई आप अपनी उससे बात, आपकी बात पूरी आ गई, उन्होंने भी कह दिया है और फिर आगे मौका मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। तो फिर ये कहना पड़ा कि चूंकि बजट सत्र है, समय सीमा में वित्तीय कार्य पूरे करने होते हैं, इसलिए कार्रवाई तो चलेगी, आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें भाग लें। लेकिन फिर प्रतिपक्ष उद्वेलित हो गया और वो गर्भगृह में आ गए और शोर शराबा करने लगे। कार्रवाई चलती रही। अब मेरी टेबल पर एक किताब रखी थी इसी नियमावली की, तो एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे प्रतिपक्ष के, उन्होंने वो उठाई। उन्होंने कहा कि जब नियम से कार्रवाई नहीं चल रही तो उसको फाड़ के और मेरी टेबल के उधर उन्होंने वो फेंक दी, क्योंकि मुझे स्पीकर को भी एडवाइस करना था, दोनों तरफ देखना भी था, मैं नियम भी देखता रहा, उसको भी अपनी हमारी जो वो थी फाइल भी देखता रहा और कार्रवाई खत्म हो गई।
जब कार्रवाई खत्म हुई तो हम बाहर निकले तो जो हमारी ऑफिसर्स गैलरी होती है जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर और वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, तो सीएस थे उस समय, हाथ मिलाए उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि यार इतनी हंगामे के बीच में आपने कैसे संतुलन बना के रखा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि आपने कैसे झेल लिया और आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो मैंने कहा कि चूंकि मुझे किसी भी दल के किसी भी पक्ष में पार्टी नहीं बनना था, और माना कि वो इस तरह का मुद्दा था कि प्रतिक्रिया दे सकते थे कि भाई ये क्या तरीका है, कोई ऐसी बात, तो मैंने कहा मुझे संतुलन बना के ही रखना था और मुझे अपना दायित्व निर्वहन करना था। तो इसलिए बोले आपने कैसे कर लिया? मैंने इसके लिए आप यदि मेडिटेशन करोगे तो आप भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में संतुलन बना सकते हो। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको अपना संतुलन बना के रखना है और निष्पक्षता वहाँ आपको शो करनी है, क्योंकि आपको दोनों पक्षों को बराबर का महत्व देना है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो वो कई बार आपने जो सही कहा कि उसको डील करना पड़ता है। तो वहीं इस प्रकार से प्रयास ये रहा है कि संतुलन के साथ सारी कार्रवाइयाँ संचालित होती रहें। बिल्कुल मेरा सौभाग्य रहा कि पत्रकारिता की शुरुआत में 2003 से ही लगातार 22-23 वर्ष तक विधानसभा की लगभग सभी सेशन को अटेंड करने का मौका मिला। स्पीकर आसंदी पर बैठते हैं, उसके नीचे प्रमुख सचिव बैठते हैं और सामने कुछ और लोग बैठे रहते हैं। आम लोगों की उत्सुकता रहती कि ये लोग करते क्या हैं, और जो स्पीकर के नीचे होते हैं वो स्पीकर लगातार उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, मतलब इस प्रोसेस को आम जनता के हिसाब से थोड़ा सा आप बताइए। देखिए क्या है, आपने सही कहा, क्योंकि अध्यक्ष जी ऊपर बैठते हैं और उसके नीचे प्रमुख सचिव की टेबल रहती है, तो मेन भूमिका तो अध्यक्ष और प्रमुख सचिव की ही रहती है वहाँ, क्योंकि अध्यक्ष जी को ये देखना है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। साथ ही साथ यदि कहीं कोई नियम प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है और किसी सदस्य ने पॉइंट आउट किया तो उसका त्वरित हल जो है प्रमुख सचिव हमको बताएंगे कि हाँ सर ये नियम है, इस तरह से इसको चलना चाहिए, इस तरह ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, सही चल रहा है। तो हमको इसलिए वहाँ बिल्कुल अटेंटिव होकर के, सतर्क होकर के बैठना होता है। कई बार ये होता है कि इधर से प्रतिपक्ष के कोई सदस्य जानकारी लेने आ जाते हैं तो उनको हमको वो जानकारी भी देनी है। इधर से सत्ता पक्ष के मंत्रीगण भी कई बार आ जाते हैं कि भाई ये चल रहा है, इसके बाद क्या क्रम आएगा, कैसे हम इसको करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। जो हमारे सामने रहते हैं वो हमारे सहयोगी अधिकारी रहते हैं, जो भी बिजनेस चल रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आवर चल रहा है तो प्रश्न से संबंधित जो अधिकारी होंगे वो हमारे टेबल के दोनों तरफ बैठेंगे। ओके। और यदि मान लो विधान आ गया तो फिर विधान से संबंधित लोग आ जाएंगे, और उसके आगे जो रहते हैं वो हमारे रिपोर्टर्स रहते हैं, जो कार्रवाई की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, वो क्रम से आते जाते रहते हैं, और एक उनका सुपरवाइजर रहता है जो उनको सुपरवाइज करता रहता है। तो इस तरह से ये टेबल रहती है और उद्देश्य उसका वही है कि सदन की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए है। तो कोई भी जानकारी हमको लेनी होती है जो हमको हमारे उसमें नहीं है तो हम और विषय चल रहा है तो हम हमारे जो सहयोगी अधिकारी उनसे कहते हैं कि इसकी फाइल निकालिए, ये जो विधायक जी कह रहे हैं इसमें ये क्या स्थिति थी, इनका कोई आवेदन आया या विभाग ने कोई रिक्वेस्ट की, क्या कैसे क्या परिवर्तन हुआ। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो सहयोग से चलती रहती हैं। पर नियम प्रक्रियाएं बहुत लंबी होती हैं और त्वरित रूप से कौन सा नियम कहाँ वायलेशन हो रहा है, किस नियम के तहत क्या होना चाहिए, एक त्वरित निर्णय करना, मतलब वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हाँ देखिए, वो याद पूरी तरह से याद नहीं भी हो, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपको पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा नियम किस में है। जैसे मैं अभी इसी सत्र का एक उदाहरण आपको बताता हूँ, जो पिछला इसी 16वीं विधानसभा का भी हाल का जो सत्र गया है, कि क्या होता है कि विधानसभा की कार्रवाई की एक सूची बनती है, जिसको एजेंडा कह लें आप, कार्य सूची कह लें। उसमें तमाम प्रश्नकाल से लेकर के सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र, फिर अगर विधान है तो विधेयक होंगे और चर्चाएं होती हैं। अब कई बार ये होता है कि मंत्रीगण किसी विशेष कार्य से सदन से बाहर चले जाते हैं या भोपाल में नहीं रहते, तो वो अवकाश के लिए आवेदन अध्यक्ष और हमको देते हैं और अपने स्थान पर किसी दूसरे मंत्री को वो अधिकृत करते हैं। तो यदि कानून विभाग ला रहा है, विधेयक के रूप में वो आता है और विधेयक उस दिन की कार्यसूची में शामिल है और वो मंत्री यदि नहीं है यहाँ, तो वो अधिकृत करने के लिए स्पेसिफिक करके वो विशिष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि ये मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, मेरे इस विधेयक को फला फला मंत्री जी को मैं अधिकृत करता हूँ। यदि उन्होंने वो अधिकृत किया तो आगे पूरा विधेयक वही मंत्री जी फिर उसको पारित तक ले जाएंगे, सारे स्टेजेस पे। फिर उन्हीं को जवाब देना है, उन्हीं को अध्ययन करके उस पर दस्तखत करने हैं, क्योंकि जिम्मेवारी सदन में जिम्मेवारी जो मंत्री ले रहा है उसकी जिम्मेवारी है वो, इसलिए भार साधक सदस्य कहलाता है वो। तो जिस सदस्य के हस्ताक्षर से वो विधेयक की वो आएगी वो ही फिर आगे तक उसको ले जाएगा। तो इस पिछले सत्र में हुआ कि 2 मंत्री जो है उन्होंने सहज में, जैसे और बिजनेस के लिए दे देते हैं,
उन्हें लिख के दे दिया कि ये हमारा कार्य ये देखेंगे। अब मैंने देखा कि इसमें तो इनके 2 विधेयक लगे हुए हैं, और हमने कहा, पूछा मैंने अपने स्टाफ से और नीचे हमारे उनसे, मैंने कहा भाई इनके लिए उन्होंने कोई किसी मंत्री को बोल साहब ऐसे उन्होंने लिख के दिया है कि हमारा कार्य, मैंने कि हमारा कार्य नहीं, विधेयक के लिए विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली किसी को लिख के दिया क्या? बोले साहब उसके तो नहीं दिया। मैंने कहा देखो, देखा तो हमने, अब मुझे वो याद था कि उसमें नियम है, उस नियम में जो है इसको विशिष्ट रूप से ये अधिकृत करेंगे तभी ही उसको दिया जाएगा, अन्यथा ये नहीं दिया जाएगा। तो मैंने वो नियम निकाला, उस पर हमने स्लिप लगाई और अध्यक्ष जी को कहा कि ये इस नियम के तहत ये 2 विधेयक आज प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये दोनों मंत्रीगण अवकाश पर हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए विशिष्ट रूप से इन्होंने किसी भी मंत्री को अधिकृत नहीं किया है। तो अध्यक्ष जी ने पढ़ा वो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर हमने स्लिप बनाई कि चूंकि ये मंत्रीगण नहीं है और अधिकृत नहीं है तो ये अगले दिन लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको नियम की, नियमावली की जानकारी होनी चाहिए। फिर आप भले आपको एकदम पूरा नहीं याद है, लेकिन अगर रेफरेंस आपको याद है तो फिर आप ढूंढ लोगे कि हाँ ये विधेयक वाले पोर्शन में ये नियम है। अब यदि नहीं ये मालूम है कि हाँ उसको अधिकृत होना चाहिए तो फिर ऐसे ही चली जाती हैं चीज़ें, फिर कोई और पॉइंट आउट करेगा तो फिर वो अच्छी स्थिति नहीं रहती है। तो जो आपने कहा कि बिल्कुल सही है, नियमावली काफ़ी रहती है, लेकिन आप सतत रूप से यदि उसको अध्ययन करते रहते हैं, कुछ और आप अपना उसमें अध्यापन करते हैं या कुछ जोड़ते हैं, तो फिर आपको याद होता जाता चला जाता है। विधानसभा में 93, जैसा आपने बताया कि संसद से आप 93 में यहाँ पर आए, उसके बाद श्रीनिवास तिवारी एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में और बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर के रूप में उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद और भी स्पीकर्स आए, जिनमें हम यदि देखें तो सीताशरण शर्मा जी हैं, गिरीश गौतम जी हैं। तो ये तमाम स्पीकर्स के अपने अपने व्यक्तित्व रहे और अपनी अपनी कार्यशैली रही, और इनको अलग अलग रूप में जाना जाता है। तो आपका इनके साथ तालमेल कैसा रहा, और उसमें किसी को आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, तुरंत समझ लेते हैं, और कोई ऐसा भी आया है कि जिसको समझाने में आपको समय लगता हो? देखिए, जैसे आपने कहा कि सभी का व्यक्तित्व अलग रहता है, निश्चित तौर पर मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे कई माननीय अध्यक्षगण का सानिध्य मिला और सभी विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। जैसा आपने कहा माननीय तिवारी जी का, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कद था उनका, और वो 1952 से जब प्रथम विधानसभा बनी तब से भी वो सदस्य रहे थे, और उसके पहले वो बिंद में भी रहे थे। तो एक उनका अपना अलग कार्य पद्धति भी थी। तो हमने उनकी उससे काफ़ी कुछ सीखा कि कैसे आपको विधायी दायित्वों का निर्वहन प्रभावी ढंग से करना है, त्वरित निर्णय लेना है, या विधायिका का वर्चस्व किस तरह से आप दूसरे संस्थाओं से ऊपर रखते हैं, क्योंकि जनता की चुनी हुई संस्था है। तो उनका अपना अलग व्यक्तित्व था। माननीय सीताशरण शर्मा जी का अलग था, बहुत ही सुलझे हुए अध्यक्ष थे, वो अनुभवी भी थे, और उनसे तो बहुत विचार विमर्श हमारा होता रहता था। कई बार किसी मुद्दे पर मैंने ऐसे अनुभव वो मतलब विशिष्ट अध्यक्ष वही देखे कि किन्हीं मुद्दों पर यदि हम दोनों की मान लो सहमति नहीं है, तो वो कहते थे कि आप अपने तर्क दे दीजिए, मैं अपने तर्क दूंगा, अगर आप मेरे तर्कों से सहमत होगे तो आप मेरी बात मान जाना, नहीं तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, और अगर दोनों सहमत नहीं होंगे तो जो आप कहेंगे वो मानेंगे। तो हमको कहना पड़ता कि नहीं, जो बात तो वो है माननीय अध्यक्ष की ही मानी जाएगी, लेकिन नियम प्रक्रिया के हिसाब से हम सारी चीज़ें आपके समक्ष रखेंगे। तो इसी तरह से अन्य माननीय अध्यक्षगण का भी बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है, और सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और सभी ने सदन की कार्रवाई संचालन में अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है। तो ये मैं उसको एक गौरव का विषय मानता हूँ कि इतने माननीय अध्यक्षगण का सानिध्य मुझे मिला है। ईश्वरदास रोहाणी जी की बात, एनपी प्रजापति जी, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उनका एक अलग व्यक्तित्व। अब वर्तमान स्पीकर को हम देखें तो 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी बार मंत्री रहे ही, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका भी एक बड़ा अलग व्यक्तित्व है। तो अब इनके साथ काम करने का कैसा अनुभव है? देखिए, रोहाणी जी का आपने कहा, तो रोहाणी जी के समय की मुझे एक घटना याद आ रही है कि ये 13वीं विधानसभा थी, और 13वीं विधानसभा में एक घटनाक्रम ये हुआ कि रोहाणी जी को प्रतिपक्ष ने उनके कक्ष में केंद्रित कर दिया, उन्होंने धरना दे दिया और बैठ गए सब तरफ। हम लोगों को भी अंदाजा नहीं था, और सदन का संचालन का समय हो गया, और उस समय ये परंपरा थी कि जो उपाध्यक्ष होते थे वो प्रतिपक्ष के ही रहते थे। तो माननीय हरबंस सिंह जी उपाध्यक्ष थे और माननीय रोहाणी जी अध्यक्ष थे। जब चूंकि वो पूरे उसमें उन्होंने घेर लिया, और कक्ष में हम लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि गेट पर भी माननीय वरिष्ठ सदस्यगण और सभी बैठे हुए थे।
तो हम लोगों को ये था कि भाई हाउस शुरू करना है, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा स्पीकर का इशारा है वो तो लेना चाहिए। तो हम एक दो अधिकारी वहाँ गेट तक गए तो बाहर से उन्होंने कहा कि नहीं हाउस तो चलेगा, आप देखिए और दूसरे सभापति या उपाध्यक्ष हों। तो उपाध्यक्ष जी तो चूँकि प्रतिपक्ष थे तो वो भी नहीं आए, उनका कक्ष में दिखवाया तो नहीं आए। तो फिर हमने जो हमारे यहाँ के सदस्य थे माननीय ज्ञान सिंह जी पूर्व मंत्री, वो हमारी सभापति तालिका के सदस्य थे, तो हमने उनको आसंदी में बैठाया और कार्रवाई शुरू हुई। अब चूंकि प्रतिपक्ष का तो उद्देश्य ये था कि बिना स्पीकर के कार्रवाई शुरू नहीं होनी चाहिए, तो कई सदस्य वहाँ चिल्लाने लगे कि नहीं अध्यक्ष नहीं है, कार्रवाई कैसे शुरू हो सकती है। तो लेकिन नियम तो कहता है कि भाई सभापति तालिका का कोई भी सदस्य वहाँ उसकी अध्यक्षता कर सकता है और अध्यक्ष की अनुमति थी, सहमति थी। हाँ ये है कि भाई अध्यक्ष अगर वहाँ बैठना चाहें तो फिर कोई नहीं करेगा। तो चला, तो वहाँ से फिर हंगामा शुरू हो गया, दोनों तरफ से भी थोड़ी सी नारेबाजी हो गई। अंततः ये हुआ कि जब कार्रवाई स्थगित नहीं हुई तो कुछ सदस्य आसंदी की उस पर चले गए, सीट पर चले गए और थोड़ा सा झूमा झपटी की स्थिति बनी। और अंत में आप सभी को भी याद होगा कि 2 सदस्यों का फिर निलंबन का वो अगले दिन प्रस्ताव बना और उसमें निलंबन की प्रक्रिया हो गई। अब उससे रोहाणी जी भी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि इस तरह की घटना कोई आम घटना नहीं रहती, क्योंकि जनता इतनी उससे उनको निर्वाचित होकर करती है और एक प्रस्ताव से उनकी सदस्यता चली जाए। लेकिन उस समय तो चूंकि परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी, उनका आचरण इस तरह का हो गया था और सदन में सहमति बन गई, तो उनको निलंबन की स्थिति हो गई। मतलब निलंबन का निष्कासन हो गया था, सदस्यता ही समाप्त हो गई थी और हमने चुनाव आयोग उसको भेज भी दिया। बाद में फिर वो चूंकि उनको भी लगा अध्यक्ष जी को कि भी बहुत जल्दी में और बहुत बड़ा निर्णय, अप्रिय निर्णय हो गया है, और दूसरे वरिष्ठ सदस्य थे दोनों पक्षों की, उनको भी लगा कि भाई बिल्कुल सही है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो उन्होंने हम अधिकारियों को कहा कि भाई इसमें कैसे क्या हो सकता है। तो हम लोगों को भी चिंतन मंथन करना पड़ा, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि एक बार विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए तो फिर निर्वाचन से ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें संविधान में स्पष्ट नहीं है, तो उस एरिया को हमने कहा कि ये तो है कि भाई सदन अपने प्रस्ताव से किसी की सदस्यता समाप्त कर सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकता ये कहीं प्रावधान नहीं है। ये नहीं लिखा कि नहीं वापस नहीं कर सकता, तो वापस भी हो सकती है वो। तो काफ़ी हम लोगों ने अपना अध्ययन किया, हमने अपने मत दिए, 2-3 जो हमारे और वरिष्ठ अधिकारी थे, फिर उन्होंने अपने स्तर पर विचार विमर्श किया, तो सहमति बनी कि नहीं ठीक है, बिल्कुल सदन की कार्रवाई आहूत करके और जब हम सदस्यता से मतलब समाप्त कर सकते हैं तो हम बहाल भी कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा बुलाई गई। फिर अध्यक्ष जी ने, इन लोगों ने चूँकि वो खेद व्यक्त किया, जिन सदस्यों की 2 की सदस्यता वो हुई थी, समाप्त हुई थी, उन्होंने लिखित में भी व्यक्त किया कि हमसे उत्तेजना में हो गया और बहुत ही वो हो गया, हमारा कृत असंसदीय था, हम क्षमा प्रार्थी हैं, ये इस तरह की सारी चीज़ें। तो उसी का फिर उल्लेख करते हुए फिर उन्होंने हम लोगों के मत से जब विचार विमर्श होने के बाद सहमत हो गए, तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने अच्छा सुझाव दिया है और ये संसदीय परंपरा के लिए एक नई लकीर साबित होगा और नया इतिहास बनेगा। तो कार्रवाई बुलाई गई 1 हफ्ते में, मतलब सदन की बैठक आहूत की गई और वहाँ फिर यही एकमात्र एजेंडा रखा कि भाई इस प्रस्ताव पर विचार होगा, पुनर्विचार होगा। जो निष्कासन का प्रस्ताव था संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको रखा तत्कालीन, और अध्यक्ष जी उन्होंने भी उल्लेख किया कि भाई ये इस तरह की घटना घटी, लेकिन आज हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं और ये स्वाभाविक है कि मानव उसमें गलतियां होती हैं, लेकिन यदि आप प्रायश्चित करते हैं और उसको महसूस करते हैं तो उसको सुधारा भी जा सकता है। तो फिर वो प्रस्ताव पारित हुआ कि इनकी सदस्यता को बहाल किया जाए और बहाल हुई सदस्यता। फिर हमने चुनाव आयोग को लिखा, उन्होंने भी माना, कोर्ट ने भी माना, तो एक इतिहास बना। तो इस तरह की जो है वो रेयर स्थितियां रहती हैं, पूरे देश में इतिहास है मतभेद विधानसभा का कि निष्कासित या सदस्यता समाप्त हुए सदस्यों की सदस्यता भी बहाल की जा सकती है। तो इस तरह के अलग अलग अनुभव माननीय अध्यक्ष गण के साथ रहे हैं और वर्तमान माननीय अध्यक्ष तो बहुत गंभीर हैं, अनुभवी भी हैं, केंद्र में भी लंबे समय तक वो मंत्रिमंडल में रहे हैं, यहाँ भी वो मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है और इसलिए दोनों पक्ष के सदस्य उनको भी बहुत सम्मान भी देते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं, इसलिए संचालन में उतनी दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन समय समय पर आवश्यकता पड़ती है नियम प्रक्रिया का हवाला, जैसे मैंने अभी बताया, देने के लिए, तो हम उनको अवगत कराते हैं और वो भी उसको सहमत होते हैं। अब स्पीकर की हम बात कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्रियों की बात। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि देश के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हमने देखे हैं।
दिग्विजय सिंह की बात करें, फिर उमा भारती आई, बाबूलाल गौर आए, शिवराज सिंह चौहान आए, कमलनाथ आए, और उसके बाद अब मोहन यादव जी हैं। तो इतने अलग अलग वर्सटाइल जो लीडर्स हैं, उनके साथ भी आपने विधानसभा संचालित की, तो इन सब के व्यक्तित्व को लेके क्या सोच बनी आपको? देखिए, ये भी बहुत ही विशिष्ट राजनेता हैं सभी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे माननीय शिवराज जी हों, माननीय कमलनाथ जी हों, या उमा भारती जी हों, या अभी वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी हों, सभी से मेरा सानिध्य रहा है। और चूंकि सदन की जब भी कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक है उनसे फिर 1 to 1 कांटेक्ट हो जाता है। और कोई भी जो सदन का नेता होता है उसको ये रहता है कि भाई सदन में क्या प्रक्रिया होने वाली, क्या कार्रवाई होने वाली, क्योंकि हर चीज़ को उनको जानकारी रहती नहीं है। और उनके सचिवालय या जो शासन सचिवालय को भी उतनी विधानसभा प्रक्रिया की गहराई से जानकारी नहीं होती। तो उनका रुख यही रहता है कि हमको सही जानकारी, वस्तुस्थिति की जानकारी, और हमको क्या कदम आगे उठाना है, कहाँ हमको कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिपक्ष हमको कहीं आड़े हाथों ले ले। तो हमको जो मूल जानकारियाँ हैं वो हमको अवगत होना चाहिए। तो ज़्यादातर हमने देखा कि सभी जो मुख्यमंत्री गण हैं बहुत ही सुलझे हुए हमने देखे हैं। और जब भी उनकी बात होती थी तो सुबह कई अधिकांश मुख्यमंत्री गण तो मैंने देखा कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो सुबह 9 बजे उनका फ़ोन आते ही आता है, हाँ, कि पीएस साहब आज की कार्य उसमें ये लगे हुए हैं, मुझे कब सदन में रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए, क्या इसमें ज़रूरी है बैठना, इसमें आवश्यक है कि नहीं। तो हम उनको जैसा स्थिति रहती है, मान लो कोई वित्तीय कार्य, तो हम कहते हैं निश्चित तौर पर ये बजट का काम है, इसमें आपको रहना चाहिए। या राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही तो हम कहते हैं कि आपको जवाब देना है तो आपको अवश्य उसको सुनना चाहिए और रहना चाहिए। अलग अलग उससे वो उनसे तादाद में बैठता रहता है। और चूँकि कमलनाथ जी कभी सदस्य यहाँ के नहीं रहे थे तो उनसे उतना मेरा संबंध नहीं था। अब वो पहली बार आए इधर तो सभी ने कहा कि भाई सत्ता का परिवर्तन हुआ है और आप लंबे समय से इधर रहे हैं, तो कमलनाथ जी को कि दिमाग में क्या हो सकता है, ये है वो है, ऐसा तमाम जैसे कयास लगते हैं। तो हमने कहा कि हम तो काम से काम रखते हैं और हमें कोई ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जब जरूरत होगी माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे तो हम चर्चा करेंगे उनसे। तो यही हुआ। पर हमारे विधानसभा के अधिकारीगण कहने लगे साहब वो एक परंपरा रही है कि जो है सचिव या प्रमुख सचिव उनको कम से कम बधाई देने जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बधाई देने चला जाऊंगा। तो हम उनके बंगले पे गए, वहाँ समय लिया तो उन्होंने 12 बजे का समय दिया, हमने मार्शल को लिया। अब वो माननीय कमलनाथ जी तो आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बधाई दे रहे थे उनको। अब मुझे चूंकि परिचय नहीं था तो हमने कहा कि हम किससे कहेंगे उनको देने के लिए आए हैं। तो उसी बीच में वहाँ बर्णवाल जी जो उनके उस समय के प्रमुख सचिव थे, अशोक बर्णवाल जी, वो दिखे। तो उन्होंने हमारी तो अरे उन्होंने कहा आप कैसे सर यहाँ आए हैं? तो मैंने कहा कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री। मैंने कहा पर मुझे तो बोले मैं हूँ ना, मैं परिचय आपका कराऊँ। तो उन्होंने हमारा वहाँ बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अंदर बैठिए, कुछ उनको कुछ चर्चा भी करनी है आपसे मुख्यमंत्री जी को। तो उनको चर्चा यही करनी थी कि पहला सत्र कब बुलाया जाए। तो हमको बिठाया, हमने क्या उनको बुके दिया, वो दिया, उन्होंने परिचय कराया। तो उन्होंने कहा हाँ बैठी बैठी पहले आपसे ही चर्चा कर लेते हैं। फिर किसानों के जो ऋण माफ़ी वगैरह के लिए उन्होंने उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको और इन लोगों को बुलाया था। तो फिर बोले फिर इनसे हम चर्चा करेंगे। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि जो है आप बताइए कि कब सत्र बुलाना ठीक रहेगा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा 6 महीने का अंतराल होता है और अब आप चाहें तो दिसंबर में बुला लीजिए और चाहे तो फिर जनवरी 2019 की बात थी वो। मैंने कहा जनवरी के फर्स्ट वीक में आप बुला सकते हैं। तो बोले फिर ठीक है जनवरी के फर्स्ट वीक में बुलाएंगे। तो तभी वहाँ पे माननीय दिग्विजय सिंह जी आ गए और दूसरे लोग भी आ गए। तो कुछ और वो बात कहने लगे, बोले नहीं नहीं जो उन्होंने पीएस ने कहा है बिल्कुल सही है, कोई हड़बड़ी नहीं है, अपन जनवरी के फर्स्ट वीक में बुलाएंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से उनसे थोड़ा फिर परिचय हुआ, फिर सतत उनसे बात होने लगी। फिर हमने कहा कि हमको 1-2 चीज़ें और आपसे डिस्कस करनी है। उनके बताइए। मैंने कहा एक तो प्रोटेम स्पीकर बनाना होता है। तो बोले कि किसको बनाना चाहिए? मैंने कहा कि वरिष्ठतम सदस्य तो गोपाल भार्गव जी हैं। तो बोले कि नहीं हमारे दल में से कोई है, हो सकता है क्या? मैंने कहा आपके दल में से हो सकते हैं, बिसाहूलाल जी हैं, केपी सिंह हैं, ऐसे 2-3 नाम हमने कहा। तो बोले ठीक है हम विचार करके आपको बताते हैं, इनको अशोक बर्णवाल जी को आप फाइल भेज देना, हम चर्चा करेंगे। और दूसरा मैंने कहा कि जैसे आपने चर्चा की तो सत्र की बैठकों की तिथि 1 महीने पहले निर्धारित करनी होती, तो अब दिसंबर में आप कर दीजिए तो जनवरी में सत्र होगा। तो ऐसे फिर उनसे थोड़ा थोड़ा फिर वार्ता होने लगी। फिर उन्होंने खैर दीपक सक्सेना जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। फिर हम वहाँ गवर्नर हाउस गए तो वहाँ शपथ उनकी दिलानी पड़ती है। तो संयोग एक बना के कमलनाथ जी भी एकदम टाइम पे पहुंचे और हम भी टाइम पे पहुंचे। बाकी लोग जो जिनको आना था वो आए नहीं। तो वो इसलिए पहुंचे थे कि वहाँ चूँकि न्यू ईयर थी वो, और आनंदी बेन पटेल जी उस समय माननीय राज्यपाल थी।
तो उनको वो शायद बुके और वो सम्मान करना चाहते थे, तो वो भी तब तक तैयार नहीं थी। तो वहाँ बैठ गए, तो मैं भी उनको मैंने कहा कि मैंने भी आपको नए साल में वो नहीं दिया है, तो मैं आपको सम्मान कर देता। तो उन्होंने सम्मान किया, फिर उन्होंने कहा कि बैठिए। फिर बैठे तो हम उन्होंने काफ़ी विस्तार से फिर बोले, देखिए मैं सदन में कभी रहा नहीं हूँ विधानसभा की, तो हमको यहाँ की प्रक्रिया समझाइए आप ABCD से, और किसको मैं किस क्रम से मैं मंत्री बिठाऊँ। तो वो सारी उन्होंने चर्चा की कि भाई, मैंने कहा भाई आपके पास संस्कारी मंत्री होना चाहिए, फिर आप वरिष्ठता से जिसको भी बिठाना चाहें आप बिठा सकते हैं। ये ऐसा करके उन्होंने पूरी विस्तार से चीज़ें समझी। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री से फिर तादाद में बैठ जाता है, फिर समय समय पर जब आवश्यकता होती है वो हमसे बात करते हैं, तब हमसे चर्चा कर लेते हैं। बाकी कोई मैं ना अनावश्यक रूप से ना कभी कहीं मंत्री के किसी बंगले या मुख्यमंत्री वहाँ निवास या बल्लभ भवन के चक्कर लगाने नहीं जाता हूँ, क्योंकि विधानसभा की एक अपनी गरिमा रहती है। तो उस हिसाब से हम मर्यादा को मान करके चलते हैं और यहाँ की गरिमा को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। सर एक चीज़ और है, जब हम विधानसभा की कार्यवाही देखते हैं, आम जनता की दृष्टि से मैं सवाल कर रहा हूँ कि पब्लिक कई बार थोड़ा सा हैरत में पड़ जाती है कि यार ये इतने बड़े, जो हमारे यहाँ तो बड़े माननीय हैं और विधानसभा में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में तू मैं हो रही है, गर्भगृह में जाके नारेबाजी करते हैं, और फिर उस बीच में देखते हैं कि हाँ की जीत हुई और ये विधेयक पास होते चले जा रहे हैं। तो ये मतलब ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है या कहीं कमी हम देख पाते हैं? देखिए, लोकतंत्र में ये सब की अपनी अपनी स्थान है। प्रोटेस्ट का भी लोकतंत्र में स्थान है। आप किसी बात पे सहमत नहीं हैं तो आप उस पर असहमति व्यक्त कर सकते हैं। इवन आप सदन की कार्रवाई से बहिष्कार भी कर सकते हैं, और कुछ हद तक आप अपनी प्रोटेस्ट करने के लिए सदन में आकर के या गर्भगृह में आकर के अपना प्रोटेस्ट वहाँ शो कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा में। उसके बाद आपकी बात आ जाती है प्रतिपक्ष मतलब सत्ता पक्ष ने भी, आप मीडिया में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हाँ जी, ये जो प्रतिपक्ष कह रहा है वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो सदन शासन ने ये निर्णय लिया ये सही नहीं है, वो उनके दृष्टिकोण से। फिर यदि अध्यक्ष समझाइश देते हैं तो या तो वो अपने सीट पर बैठ जाएं क्योंकि एक बार मुद्दा आ गया, या वो फिर बहिष्कार कर जाते हैं, ठीक है हम सहमत नहीं है इसलिए हम सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। और बहिष्कार करने के बाद फिर दोबारा अपनी सीट पर आकर के जब दूसरा विषय शुरू हो जाता है तो उसमें उनको भाग लेना चाहिए। फिर आकर कई बार ये होता है कि जिस विषय पे आप बहिष्कार करके चले गए तो उसी पे फिर आके आपने हंगामा शुरू कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में ये तो है अधिकार कि आपको अपनी बात जोर शोर से रखने का, प्रोटेस्ट करने का और बहिष्कार करने का। ये हमारी लोकतंत्र। इसमें बहिष्कार और बहिर्गमन दो शब्द आते हैं। हाँ, एक ही बात है, वो बहिर्गमन ही है, मतलब सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन कर रहे हैं या सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर हम शासन के मत से या जो पॉलिसी बन रही है, जो भी निर्णय हो रहा है उससे हम सहमत नहीं है और शासन हमारी बात मान नहीं रहा है, इसलिए हम बहिर्गमन कर रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट हो गया। अब आप सब जगह उसका नोट हो गया, हमारी कार्रवाई में भी नोट होगा कि भाई इन्होंने आप वापस आ जाइए। हाँ, वापस आके फिर आप दूसरी कार्रवाई को सुचारू संचालन में फिर आप भागीदारी करिए। तो इन सब की चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर जब जिसमें पूरी जो एक जैसे मैंने कहा कि एक हद से ज़्यादा यदि आप उसी बात पे पूरा सदन नहीं चलने दें या पूरे दिन ही कार्रवाई स्थगित हो जाए तो फिर वो जनता को गलत संदेश जाता है कि आपने हंगामा किया, आपने प्रोटेस्ट किया, आपकी बात नहीं माना, ये इतना तक तो सही था, लेकिन आगे फिर जब विधेयक पारित होने थे और चर्चाएं होनी थी तो उसमें फिर आपको अपनी भूमिका निभाना चाहिए थी। उसमें आपको ये अवसर नहीं देना चाहिए था कि बिना चर्चा के वो पारित हो जाएं या बिना चर्चा के कोई मुद्दे आगे कार्रवाई पूरी हो जाए। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता रहती है कि हमने अपना दायित्व का निर्वहन सही किया कि उसके ज़्यादा सीमा से ज़्यादा कर दिया। अब इसमें गलती किसकी रहती है? मतलब विपक्ष गलती कर बैठता है या सत्ता पक्ष की चालाकी का शिकार हो जाता है? क्योंकि हंगामे का घाटा तो विपक्ष को सबसे ज्यादा है कि आवाज उसकी नहीं उठ पाती है। विपक्ष की भी हमने कई बार, सत्ता पक्ष की भूमिका भी देखी कि वो कई बार उकसा देते हैं। तो ये मिलीजुली कुश्ती होता क्या है आखिर? नहीं, देखिए, ये इसमें गलती तो किसी की नहीं होती है। आप यूं कहें कि चूंकि वहाँ जो विधानसभा का फोरम है वो डिबेट डिस्कशन का ही फोरम है, चर्चा का फोरम है। उसमें चर्चा के द्वारा जनहित के विषयों पर आप समाधान निकालिए। तो दोनों पक्षों को चर्चा का माहौल बनाना चाहिए। कुछ विषय जैसे मैंने कहा ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आप सहमत नहीं हैं और इतने ज़्यादा आप उसको मानते हैं कि नहीं हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो आपने हंगामा किया, शोर शराबा किया या उसको प्रोटेस्ट किया और फिर आपने वो कर दी। तो उस दृष्टि से तो वो सही है। लेकिन जब उस पर बात आपकी आ गई और आपकी उसका पटाक्षेप हो गया
तो उसके आगे फिर दो दूसरे जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें उनको फिर सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, अपनी बात वहां रखनी चाहिए। तो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों का दायित्व यह है कि सदन में चर्चाएं जो है वो स्वस्थ ढंग से होनी चाहिए और दोनों पक्षों को मर्यादा में रह करके संसदीय जो हमारी भाषा है या संसदीय जो मानदंड है, संसदीय आचरण है, उनका पालन करते हुए सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए, जिससे जो हमारी परंपराएं हैं वो अक्षुण्ण बनी रहें और सदन की गरिमा और बरकरार रहे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि विधानसभा में आप प्रमुख सचिव की भूमिका में हैं और जनता नित नई परिष्करण की, नवाचारों की उम्मीद करती है, समय भी बदल रहा है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश की विधानसभा नवाचारों की दृष्टि से, नए कदमों की दृष्टि से कहाँ आप देखते हैं और क्या आप ऐसा मानते हैं कि कुछ बड़े आपने कदम उठाए हैं? देखिए, नवाचारों की दृष्टि से तो हम अग्रणी रहे हैं। हमने 2015 से ही सारे प्रक्रियाएं हमने ऑनलाइन करना शुरू कर दी थी, चाहे प्रश्न हो और हमारे दूसरे और जो हमारे चाहे याचिका हो, ध्यानाकर्षण हो, इनको हमने धीरे धीरे करके सारे ऑनलाइन ही हम जानकारियां विभागों से को भेजते हैं, ऑनलाइन उनसे प्राप्त करते थे और धीरे धीरे करके अब माननीय विधायकों से भी पूरे प्रश्न ऑनलाइन और मतलब कुछ अभी दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने ज़्यादातर कार्रवाई, चाहे हमारे आश्वासन हो, उस सब कार्रवाइयाँ हम ऑनलाइन भेज रहे हैं और इसमें हम अग्रणी रहे थे। हमारे यहाँ जो ई विधान लागू होना था उसके लिए भी हमारा प्रोजेक्ट सबसे पहले गया था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन आ गया, फिर कोरोना आ गया, इस वजह से ये धीरे धीरे विलंबित होता चला गया, तो वो अब जाकर के उसमें हो रहा है। दूसरा, जब कोरोना का पीरियड था, सबसे चुनौतीपूर्ण समय वही था, उसमें भी हमने नवाचार किए, क्योंकि कुछ दायित्व ऐसे रहते हैं जो संविधान के तहत आपको पूरे करने होते हैं। जैसे विधानसभा की कार्रवाई 6 महीने के अंदर संचालित होनी ही है, दूसरा एक सत्र के बीच से दूसरे सत्र में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता। तो हमने उन दायित्वों का निर्वहन भी किया और सुरक्षित ढंग से होना था उस समय, चूंकि उसके कोविड के मापदंड थे, निश्चित दूरी के साथ माननीय सदस्यों को बैठना था और हमको जो मुख्य कार्रवाइयाँ, चाहे वित्तीय कार्रवाई हो चाहे आवश्यक जो कार्रवाइयाँ हैं, वो हमको संचालित करनी थी। तो हमने उसके लिए हाइब्रिड मोड में रखा कि कुछ माननीय सदस्य सदन की में उपस्थित होंगे, जिससे कि नियमानुसार हमारा कोरम पूरा हो जाए, और कुछ माननीय सदस्य जो स्वस्थ नहीं फील करते हैं या जो दूरस्थ हैं, जो यहाँ आने में उनको दिक्कत है, या हमारे चूँकि वहाँ पूरा स्थान भी नहीं था, तो हमने एक बड़े स्क्रीन वहाँ NIC के सहयोग से सदन में लगाए थे और इन माननीय सदस्यों को अपना आई कार्ड लेकर के, जो हमारे जिले में NIC के केंद्र हैं, वहाँ हमने ये निर्देश दिए थे कि वहाँ यदि माननीय सदस्य अपना आई कार्ड लेके आते हैं तो आज की सदन की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं। तो माननीय सदस्यों ने फिर अपने, चाहे मंडला हो या दूसरी जगह, कई सदस्यों ने वहाँ से ही प्रश्न पूछे जो स्क्रीन पर यहाँ दिखे और यहाँ से माननीय मंत्रीगण ने जवाब दिए थे। तो एक अपने ढंग का एक नया नवाचार था वो, जो पूरे देश में सराहा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जगह में उन्होंने 2-3 जगह बैठाए थे, 2 कमरों में बैठाए थे, लेकिन हमने उसको हाइब्रिड मोड में रखा कि माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिले स्तर से भी भाग ले रहे थे और यहाँ सदन में भी भाग ले रहे, तो सुरक्षित ढंग से वो कार्रवाइयाँ हमारी संचालित हुई। इसी तरह से राज्यसभा के निर्वाचन की स्थिति बनी थी, उसी दौरान पड़ा था वो, तो कुछ सदस्य उसमें हमारे संक्रमित भी थे, तो उनको हमने PPE किट के माध्यम से, और उसके लिए हमने पृथक मतदान केंद्र बनाया जो हमारे कक्ष में था, क्योंकि वहाँ दूरियां पर्याप्त नहीं हो सकती थी, तो हमने नया निर्माण करा करके सेंट्रल हॉल में बनाया और फिर वहाँ की चुनाव आयोग की टीम आई, सारी आई, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको और बड़े सुचारू ढंग से हमने राज्यसभा का इलेक्शन भी कोरोना पीरियड में ही संचालित किया। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ हमने प्रयास किया है जो संवैधानिक दायित्व हैं वो प्रभावी ढंग से पूरे हों और नवाचार के साथ भी पूरे हुए। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल सर, एक बड़ा आपका कैरियर संसदीय और विधानसभा के साथ रहा, इसके बीच में आपने कोरोना काल का एक सृजनात्मक उपयोग करते हुए बुक भी लिखी, तो इस बुक के बारे में आप थोड़ा बताइए और अपनी आगे की जर्नी आपने अपने लिए क्या सोचा है ये बताइए जी। देखिए, बुक का तो क्या था कि जैसे चूँकि मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ संसद के सचिवालय में भी कार्यरत था, यहाँ भी था, तो कई वरिष्ठ मंत्रीगण और विधायकगण हमसे समय समय पर ये कहते रहते थे कि आपका दोनों जगह का अनुभव है, तो एक सरल भाषा में विधानसभा या विधानमंडल प्रक्रिया पर कोई किताब रखिए जो हम लोगों के लिए काम आएगी, क्योंकि अभी हम जो संदर्भ देते हैं वो संसद की कार्य प्रणाली पर देते हैं। तो मेरे मन मस्तिष्क में तो था,
कुछ सामग्री हमने इकट्ठी भी की, लेकिन चूंकि किताब लिखना इतना आसान काम नहीं रहता है, उसके लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ता है, फिर एकाग्रता के साथ आप लेखन करते हैं, तो उतना समय हमको नहीं मिल रहा था। लेकिन जब जैसे ही कोरोना काल का जो पहला चरण आया, तो उसमें हमने उसको प्रारंभ किया लिखना। घर में ही हमारे परिवारजन ने एक कक्ष अलग से बना दिया। उन्होंने कहा कि अपनी सारी सामग्रियां फैला कर रखिए और आप यहीं बैठे, यहीं आपको नाश्ता और सारी चीज़ें मिलेंगी और यहीं आप अपना लेखन करिए, क्योंकि और कोई कार्य उस समय था नहीं। तो हमने वो लेखन कार्य प्रारंभ किया। हमने 5-7 जो उसके अध्याय थे वो लिखे। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि चूँकि हम लिख तो रहे हैं और इसमें कोई जो वरिष्ठ जानकार हो या लेखक हो या विषय का जानकार हो, उससे हमें कोई इस पर परामर्श लेना चाहिए, ताकि उसके मार्गदर्शन से पता लग सके कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो हमने 7 अध्याय लिख करके, जो हमारे जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं और पूर्व लोकसभा के महासचिव रहे हैं माननीय सुभाष कश्यप जी, उनको मैंने ईमेल से भेजा और डाक से भी भेजा और हमने अनुरोध किया कि हमने प्रारंभ किया है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो उनका मेल आ गया। एक 10 दिन के बाद उन्होंने उसको अवलोकन करने को उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही आपकी शैली बहुत अच्छी है और ये ज्ञानवर्धक आप तरीके से लिख रहे हैं, और मेरा तो सुझाव ये है कि जल्दी से जल्दी ये माननीय विधायकों के हाथ में छप करके मिलनी चाहिए। तो इतना उत्साहवर्धन उन्होंने हमारा किया, तो फिर हमने और लेखन का कार्य किया। तो एक मोटी मोटी पांडुलिपि हमारी प्रथम जो वो था कोविड का पीरियड की पहली जो लहर का समय था, उसमें वो पूरी हो गई। फिर उसमें तमाम भाषाई त्रुटियां और दूसरी त्रुटियां हमको जो सुधारनी थी, वो हमने और सहयोग लेकर के और वो सारा हमने तैयारी की। अब अंतिम चरण के लिए फिर वो संयोग से फिर दूसरी लहर भी आ गई, तो उस समय भी वे कार्य ज़्यादा शासकीय नहीं थे, तो हमने फिर उसको परिमार्जित किया और पूरी जो और अध्याय 1-2 रह गए थे उनको हमने कंप्लीट करके, तो करीब 29-30 अध्याय की 800-900 पृष्ठ की वो किताब है, विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, और सरल भाषा में हमने लिखी है किस तरह से आप विधायी कार्रवाई में, मान लीजिए ध्यानाकर्षण है तो ध्यानाकर्षण होता क्या है, नियम क्या कहता है, आप कैसे उसमें भागीदारी कर सकते हैं, प्रश्न है तो कैसे आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह से पूरी हमने अपने विधानसभा के इतिहास से लेकर के गठन कैसे हुआ, अध्यक्ष और हमारे कौन नेता सदन के रहे हैं, सारी विवरण हमने उसमें लिखते हुआ तो एकजाई रूप से उसको बनाया है। और जब उसका माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्षगण सभी थे, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने जब उसका विमोचन हमारे विधानसभा के सभागार में किया, तो सबने उसको सराहा भी था। और यही नहीं, दूसरे राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष ने और बिहार और दूसरे जहाँ हिंदी भाषी राज्य, उनने भी इसको काफ़ी पसंद किया कि ये विधायकों के लिए सरल भाषा में विधानसभा की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये हमारा एक प्रयास रहा है कि थोड़ा सा योगदान हम भी माननीय सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन में या सेवा में कर सकें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभवों से हमें एक रोशनी दी कि कैसे विधायिका संसदीय कार्य पद्धतियाँ आगे कार्य करती हैं, और आप जिस ढंग से आपने पूरा जीवन इस पूरे लोकतंत्र को मजबूत करने में दिया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी जीवन में आप इसी तरह से अपने जीवन के उद्देश्यों को यथार्थता के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अतुल जी बहुत हृदय से धन्यवाद। जी, फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। आगे फिर हम हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।